गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मोनेरा। ठीक है, जो आप लोगों का क्या है मोनेरा। आज मैं बात कर रहा हूँ बेटा मोनेरा की। नॉर्मली हम लोग बात करेंगे इसके अंदर मोनेरा में क्या पढ़ेंगे, दो ग्रुप पढ़ेंगे, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, मोनेरा में हमें पढ़ना क्या है, सुन लेना मेरी बात, क्योंकि काफ़ी बार ये चीज़ें जो है ये आप लोगों को क्या है कॉम्प्लेक्सिटी कॉज करती हैं, आप लोगों के लिए दुविधा उत्पन्न करती है। मोनेरा में दो चीज़ें पढ़नी है आप लोगों को, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यानी बेसिकली हमें किसके ऊपर कंसर्न करना है, किसके ऊपर ध्यान देना है, जीवाणुओं के ऊपर या फिर बैक्टीरियाज के ऊपर। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैं बैक्टीरिया की बात करूँ, जीवाणुओं की बात करूँ, मोनेरा की बात करूँ, तो सबसे पहले मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया था कि जो हम लोगों का शुरुआत में क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। उसने पूरे जीव जगत को कितने भागों में बांटा, दो भागों में, पादप और जंतु। ठीक है, उसके बाद हेकल आए। हेकल ने क्या किया, हेकल ने तीसरा ग्रुप प्रोटिस्टा बना दिया, यानी कि तीन जगत प्रणाली दे दी। क्लियर है। फिर है आपके कॉपलैंड। कॉपलैंड ने क्या किया कि कॉपलैंड ने इस मोनेरा को इंट्रोड्यूस कर दिया, मोनेरा को लेके आए, तो कितने हो गए, चार जगत हो गए। ठीक है, और उसके बाद है आप लोगों के विटेकर, जिन्होंने पादप से, इस पादप से कवक को अलग करके पांच ग्रुप प्रणाली जनरेट कर ली, यानी कि पांच ग्रुप प्रणाली उत्पन्न की। ओके, अब यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था मोनेरा प्रोटिस्टा के बारे में, तो मोनेरा वगैरह के बारे में। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि एक वैज्ञानिक आए थे, कार्ल वूस। कौन आया था, कार्ल वूस, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट यानी कि पिछले लेक्चर से उससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्ल वूस ने क्या किया, इस मोनेरा को यानी कि प्रोकैरियोटिक जीवों को भी दो भागों में बांटा, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो उन्होंने तीन डोमेन बनाए, आर्किया, यू बैक्टीरिया, यूकेरिया, और तीसरा बनाया था आप लोगों का क्या, यूकेरिया। ठीक है ना, तीन डोमेन बनाए। ओके, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आपके कार्ल वूस है उन्होंने किस के ऊपर काम किया था, इस मोनेरा के ऊपर, यानी कि प्रोकैरियोटिक जीवों के ऊपर काम किया था। क्लियर है। तो आज से हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे पहला किंगडम जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज मोनेरा। और मोनेरा के मैं इसके ऊपर दो वीडियो बनाऊंगा। पहले लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया और दूसरे में पढ़ेंगे हम लोग यू बैक्टीरिया। ठीक है, दोनों ही वीडियोस नॉर्मली इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। काफी चीजें ऐसी आती हैं आपकी बुक में जिनके नाम दिए हुए हैं और मैं एक एक नाम को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, सामान्यतः जो मोनेरा टर्म है वो किसने दी थी बेटा, कॉपलैंड ने दी थी। किसने दी थी, कॉपलैंड ने। आई बात समझ में, याद रखिएगा, जो टर्म मोनेरा है वो किसने दी थी बेटा, कॉपलैंड ने दी थी। ठीक है, अब कॉपलैंड ने क्या कहा, कॉपलैंड ने क्या कहा, कॉपलैंड ने कहा कि उन्होंने किन जीवों को रखा, जो एक कोशिकीय है, यानी कि यूनिसेलुलर, जिनके पास कितनी कोशिकाएं हैं, सिंगल कोशिका है, और प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक मतलब उनके अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली का क्या है बेटा, अभाव है। केंद्रक झिल्ली का क्या है, अभाव। आई बात समझ में, आई बात समझ में। यानी सभी प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीवों को किस समूह में रखा गया, मोनेरा के अंदर रखा गया। क्लियर है, क्लियर है। और कॉपलैंड ने क्या बताया, कॉपलैंड ने अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जो इनकी स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, संरचना बहुत साधारण होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका के माध्यम से होती है, लेकिन जो इनका व्यवहार है वो बहुत जटिल होता है। ठीक है भाई, ये परजीवी है, परजीवी है, यानी कि ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ये दूसरे जीवों के शरीर में रहते हैं, पता है हमें, पूरा का पूरा पता है। फिर क्या कहा उन्होंने कि ये इनकी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, इट इज क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है इनकी, लेकिन जो इनका व्यवहार है, जो इनका बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स है। बिहेवियर कॉम्प्लेक्स क्या है वो समझाते हैं। ठीक है, मुख्यतः उन्होंने ये बताया कि इसमें क्या आते हैं बेटा, आप लोगों के जीवाणु, सारे जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं आप लोगों के विटेकर के क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज थे वो सारे इस मोनेरा ग्रुप में रखे गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। अब उन्होंने बताया, क्या बताया, सबसे पहली बात कि ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी मतलब अगर मैं बात करूं, यहाँ हवा में बैक्टीरिया है, एक मुट्ठी अगर रेत लेता हूं तो रेत में भी बैक्टीरिया है। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें बालों के ऊपर बैक्टीरिया लगे हुए हैं, कपड़ों के ऊपर बैक्टीरिया लगे हुए हैं, ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर बैक्टीरिया लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह। अच्छा, हर जगह की बात तो ठीक है कर ली, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जहां पर अच्छे अच्छे जीव नहीं रह सकते, ठीक है, आई बात समझ में,
अब वो सर्वव्यापी की बात क्या कर रहा है, ड्रास्टिक कंडीशन की बात कर रहा है, यानी कि असुगम या असहनीय स्थिति की बात कर रहा है, ठीक है, असहनीय स्थिति की बात कर रहा है। तो असहनीय स्थिति की बात अगर वो करे तो उन्होंने ये बताया कि जो बैक्टीरिया है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया जो है वो हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर भी रह सकते हैं जैसे रेगिस्तानी प्रदेशों में, और निम्न तापमान जैसे कि बर्फीली प्रदेशों में भी रह सकते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? दूसरा, ये बेटा सुगम स्थितियों में भी रह सकता है, आई बात समझ में, और असुगम स्थिति में भी रह सकता है। क्लियर है? सुगम स्थिति में भी रह सकता है और असुगम स्थिति में। अब इसके लिए उन्होंने एक टर्म इजाद की, व्हिटेकर ने बताया कि बैक्टीरिया जो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मो मतलब हर जगह रहने वाले, कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह रहने वाले। क्लियर है? टर्म जो है उसको, यानी कि जो शब्द है उसको मत भूलना कि बैक्टीरिया जो है वो क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह रहने वाले हैं। आई बात समझ में? यानी सुगम स्थितियों में जो स्थितियां बिल्कुल हम लोगों को अच्छी लगती है रहने के लिए, आप उन स्थितियों में भी रह सकते हैं। दूसरी ऐसी स्थितियां जहां अच्छे जीव यानी कि काफी सारे जीव नहीं रह सकते, तो उन स्थितियों में भी क्या है, ये बैक्टीरिया या जीवाणु रह सकते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है? दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें संरचना की, तो संरचना इनकी बिल्कुल सिंपल है, बहुत साधारण संरचना है। ठीक है? क्या है, हालांकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इनके अंदर सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है, जो नॉर्मली पेप्टिडोग्लाइकेन या नाम और नाक की बनी होती है यू बैक्टीरिया के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बात कर रहा हूँ, हम लोग इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे। और अगर आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो वहाँ स्यूडो म्यूरिन की बनी हुई होती है। ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक अभी हम लोग पढ़ के छोड़ देंगे। ओके, अगली बात है, उनकी जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली लचीली होती है, कोशिका भित्ति के अंदर है, अंतर्वलन के द्वारा निजोसोम बनाती है। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव में एक वर्तुल डीएनए और आरएनए होता है, जो इसका आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। जो क्या कहलाता है बेटा? इसका आनुवंशिक पदार्थ। क्या कहलाता है? आनुवंशिक पदार्थ। अब ये आनुवंशिक पदार्थ क्या कर रहा है? ये नॉर्मली बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने के लिए प्रेरित करता है, उसकी क्रियाओं को प्रेरित करने का काम आनुवंशिक पदार्थ करता है। आई बात समझ में? इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल अतिरिक्त गुणसूत्रीय एक और डीएनए होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? प्लाज्मिड बोलते हो। बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग क्लास 12th में जाओगे, आप लोग बायोटेक पढ़ोगे जी, वहां पर आप लोगों को प्लाज्मिड को डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है? प्लाज्मिड क्या है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। अभी यहाँ क्या याद रखोगे कि ये अतिरिक्त क्या है? गुणसूत्रीय डीएनए है और सर्कुलर यानी कि वर्तुल डीएनए होता है। ठीक है? काम क्या आता है ये प्लाज्मिड, वो सुनिएगा। प्लाज्मिड जो है वो सिर्फ जीन ट्रांसफर में काम आता है। ओके, अब क्या करें कि इनकी कोशिका भित्ति पर आधार कणिकाएं लगी रहती है, जिनसे फ्लैजेला निकलते हैं, और इन कोशिकाओं को क्या करते हैं? वो मूवमेंट के लिए गति प्रदान करते हैं। क्लियर है? ये हो गया इसकी संरचना। यहां तक तो मैंने बोला था कि इनकी जो साधारण संरचना और जटिल व्यवहार, ठीक है। अब संरचना की तो बात कर ली, इनकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तरह इनके डीएनए के ऊपर कोई आवरण नहीं है, केंद्रक के ऊपर कोई आवरण नहीं है, इसलिए इनका जो डीएनए है वो ओपन या फिर कोशिका द्रव में बिखरा हुआ रहता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? जीनोफोर। ठीक है? सेकंड थिंग इज है कि अगर हम लोग बात करें पोषण की, मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं, मैंने उदाहरण लिया पोषण का। अब पोषण में देखना ये विभिन्नताएं दर्शाता है। ठीक है? बहुत बड़ी वेरिएबिलिटी दर्शाता है। कैसा? कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और कुछ होते हैं परपोषी। यहां पर एक क्वेश्चन है, मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज में देखा है, जो आपकी आकाश की टेस्ट सीरीज है, कि मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज आर असर्शन, और जो आप लोगों का निष्कर्ष और सत्य वाला आता है ना, कथन और निष्कर्ष वाला, उसमें आता है। तो मोस्ट ऑफ आर यानी कि ज्यादातर क्या है? परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल। स्वपोषी है लेकिन परपोषी बहुत ज्यादा मात्रा में। आई बात समझ में? अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो अधिकतर बैक्टीरिया क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर आपको ये सही करना है, क्योंकि उसमें आप लोगों को ये सारे दिए हुए हैं। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं कि स्वपोषी बैक्टीरिया की, स्वपोषी जीवाणु की बात कर रहा हूं। तो स्वपोषी की अगर हम लोग बात करें, जीवाणुओं की अगर मैं बात करूं स्वपोषी की, तो नॉर्मली ये क्या करते हैं? यहां पर भी विभिन्नताएं दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं विभिन्नताएं? कि कुछ बैक्टीरिया जो है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, आप लोगों का बीजी है, यानी साइनोबैक्टीरिया जो है, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो रसायन संश्लेषणी होते हैं। ठीक है? कुछ ऐसे हैं जो रसायन संश्लेषणी होते हैं। क्लियर?
अब रसायन संश्लेषण के अलावा अगर हम लोग परपोषी की बात करें, पर मतलब किसी दूसरे पर, पोषी मतलब पोषण के लिए या न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहने वाला, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, मृतोपजीवी और परजीवी आता है। मृतोपजीवी मतलब जो मरे हुए जीवों पर निर्भर करे, ठीक है, डेड और डिकेइंग एनिमल्स के ऊपर या डेड लीफ डेब्रिस पत्तियों वगैरह के ऊपर जो निर्भर करे वो क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाता है, ठीक है। परजीवी क्या है, इसका जस्ट अपोजिट कि ये क्या होते हैं, परजीवी मतलब किसी दूसरे जिंदा जीव के ऊपर अटैक करे, जिंदा जीव के ऊपर क्या करे, अटैक करे। आई बात समझ में, पहली बात। अब जिंदा जीव के ऊपर अटैक तो कर रहा है, ये याद रखना, जिंदा जीव के ऊपर अटैक कर रहा है, तो इसलिए इनको आप लोग पैथोजेनिक बोलते हैं। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब हमारी बॉडी में बीमारियां फैलाने का काम करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या है, बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद आते हैं संरचना। देखो मैंने बोला कि इनका व्यवहार अलग है, मैंने पहला उदाहरण दिया किसका, पोषण का, दूसरा मैं उदाहरण देता हूं आप लोगों को संरचना का। तो संरचना की मैं बात करूं तो संरचना के अंदर भी बेटा ये वेरिएबिलिटी शो करते हैं। जैसे पहला जो है आप लोगों का, पहली जो संरचना का है आप लोगों का, सुनिएगा मेरी बात, वो क्या है, कोकस। कोकस मतलब गोलाकार, राउंड शेप, ठीक है, जो बॉल शेप है। नॉर्मली इसे आप लोग क्या बोलते हो, बॉल शेप बैक्टीरिया भी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, बॉल शेप, बॉल के आकार के। आई बात समझ में, कोकस जो है कौन से हैं, बॉल शेप बैक्टीरिया है, क्लियर है। अब देखना बेटा, कोकस के अंदर क्या कह रहा है कि जो गोलाकार है, अब अगर दो राउंड शेप बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े हुए तो ये क्या होता है, डिप्लोकोकस, ठीक है। फिर है स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि जब गोलाकार बैक्टीरिया की एक लंबी चेन जुड़ रही है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्ट्रेप्टोकोकस। आपने नाम सुना होगा, नमूनिया बीमारी जो है, नमूनिया डिजीज जो उसका पॉजिटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। अगला आता है स्टेफाइलोकोकस, यानी जब ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इस तरीके से दोनों दिशाओं में एक लंबी चेन बना लेते हैं तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस जीवाणु बोलते हैं, ठीक है। एक और कंडीशन है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको कोई नहीं बताता, ये टेस्ट सीरीज वगैरह में है, सार्सिना। सार्सिना का मतलब पता है क्या है, जब 8 कोकस जो है वो एक क्यूब के शेप में, यानी कि घन के आकार के अंदर होते हैं, उस स्थिति को आप लोग क्या बोलते हो, सार्सिना बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, सार्सिना, ठीक है। अगला आता है बेटा बेसिलस, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, काफी बार अपने आप में क्वेश्चन लेके आता है ये। बेसिलस मतलब बेसिलाई का मतलब होता है छड़, बैट के आकार के, बैट देखा आपने, क्रिकेट खेलते हैं, बैट के आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, छड़ के आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें आप लोग क्या बोलते हो, बेसिलस बोलते हो, ठीक है। अच्छा, बेसिलस के अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर एंडोस्पोर पाए जाते हैं, याद रखना, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आता है। और ये एंडोस्पोर बने हुए किससे हैं बेटा, ये एंडोस्पोर जो वो कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड या फिर कैल्शियम डाइपिकोलिनोलेट से बने हुए होते हैं। याद रखना, काफी बार क्वेश्चन आता है कि जो बैक्टीरिया की बॉडी में, क्योंकि आगे जब इनका रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है, यू बैक्टीरिया वगैरह में हम लोग पढ़ेंगे अगले ही वीडियो के अंदर, तो मैं उस टाइम केवल नाम बताऊंगा कि जो एंडोस्पोर है उसके अंदर उसकी वॉल किससे बनी हुई होती है, एंडोस्पोर की वॉल बेटा कैल्शियम डाइपिकोलिनिक अम्ल या फिर कैल्शियम डाइपिकोलिनोलेट से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, क्लियर। फिर आता है स्पाइरोलम, जो सर्पिल आकार के होते हैं, लेकिन इनमें क्या खास बात है, इसके सिरों के ऊपर फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है विब्रियो, जो कॉमा के आकार के होते हैं। नॉर्मली आपको अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जो हैजा रोग है, आपकी बॉडी में जो हैजा रोग होता है, हैजा बीमारी होती है, वो किसके द्वारा होती है, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होती है, ठीक है, ओके। अब यहां तक तो हम लोगों ने जनरल वेरिफिकेशन पढ़ा, जनरली आप लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है, जीवाणु को कितने भागों में बांटा गया है, फिर मोलेरा ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भाग। कौन कौन से, पहला है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में, ओके। पहले नाम सुनो, आर्की का मतलब होता है फॉल्स, झूठे। भाई सच्चे झूठे क्या है, कोई यहाँ खेल थोड़ी चल रहा है। यू का मतलब होता है सच्चे, ठीक है। यहां तक तो केवल शब्दों का मतलब समझ लो। बेसिकली इन दोनों बैक्टीरिया को किसके आधार पर बांटा गया है, वो सुनिएगा, सेल वॉल के आधार पर, यानी कि कोशिका भित्ति के आधार पर, क्लियर है। क्यों, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो स्यूडोम्यूरिन से मिलकर बनी हुई होती है, और इनकी जो है वो नाम और नाग से मिलकर बनी हुई होती है, एन एसिटाइल यूरानिक अम्ल और एन एसिटाइल
एसिटाइल ग्लूकोसामीन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो इस सेल वॉल के आधार पर जो जीवाणु है उनका विभाजन किया गया दो ग्रुप में, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है, आई बात समझ में? अब आर्कीबैक्टीरिया क्या है? नॉर्मली साधारण जीवाणु है, सिंपलेस्ट है, ठीक है ना, और ऐसी स्थितियों में रहते हैं जहां पर अच्छे खासे जीव रहने की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, आप और मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकते। ओके, दूसरी इनकी जो कोशिका भित्ति है वो एक आवरण के रूप में होती है, इनको सुरक्षा देती है। आवरण मतलब कैसा? सुरक्षात्मक। कैसा बेटा? सुरक्षात्मक आवरण के रूप में, या फिर इनको सुरक्षा देती है। क्लियर है? क्लियर है? सुरक्षात्मक आवरण के रूप में इनको क्या देती है बेटा? सुरक्षा देती है, पहली बात। दूसरा क्या कहती है कि ये हर एक स्थिति में रहने हेतु इनको क्या बनाती है? सुगम बनाती है। आई बात समझ में? इजी टू लिव एट एवरीवेयर, हर जगह वो इसे रहने के लिए क्या बनाती है? सुगम बनाती है। दूसरी बात याद रखिएगा, इनकी कोशिका भित्ति बनी किससे हुई है? स्यूडोम्यूरिन के द्वारा निर्मित है, जो आप लोगों का म्यूरिन का ही प्रिकर्सर है, म्यूरिन का ही एक इकाई है। ठीक है, अब इनको आवास के स्थान पर, आर्की जीवाणुओं को भी आवास के स्थान पर काफी ऐसे ग्रुप में बांटा गया है जहां पर आप लोगों को शब्द तो ठीक है आप लोग याद कर लोगे, लेकिन शब्दों का मतलब समझ नहीं आएगा। तो उनको तीन मुख्य समूह में बांटा गया है। पहला है आपका हेलोफिल। हेलो मतलब लवण, सॉल्ट, और फिल का मतलब तो प्रिय, यानी जो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, यानी समुद्र के पानी के अंदर रह सकते हैं। आप लोग और हम, मैं और आप लोग, हम लोग समुद्र के पानी को पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के लिए केवल 2% सॉल्ट की कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड है। अगर हम लोग वो पानी पी लेंगे, उसमें क्या है भाई? सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, सॉल्ट की सांद्रता ज्यादा है, तो अगर हम लोग वो पानी पी लेंगे तो हमारा जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, ठीक है, वो गड़बड़ा जाएगा, जिसके कारण आपको बहुत तेज और बहुत अधिक मात्रा में प्यास लगती है। क्लियर है? सेकंड है आप लोगों का मीथेनोजन। मीथेनोजन जो है वो नॉर्मली दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दलदल जानते हो बेटा? जहां गंदगी होती है, मार्शमैलो स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपके जो मवेशी हैं, मवेशियों की रूमेन में, यानी कि उनकी इंटेस्टाइन के अंदर भी ये जीव पाए जाते हैं। क्लियर है? मीथेनोजन बैक्टीरिया। अगला आता है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, और फिल मतलब प्रिय, यानी ये ऐसे जीवाणु हैं जो हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान और अधिक लवण की सांद्रता पर भी पाए जाते हैं। आई बात समझ में? यानी कि जहां पर ऐसे क्षेत्र जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एसिड की कंडीशन बहुत ज्यादा है, वहां पर ये पाए जाते हैं। इसमें आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे बेसिलस थुरिंजेनेसिस। ठीक है, और एक आप लोग पढ़ोगे पीसीआर में थर्मस एक्वेटिकस। ये बैक्टीरिया क्या है? ये हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में और हाई टेम्परेचर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? थर्मोएसिडोफिल्स का। आज हमने क्या पढ़ा? मोनेरा को स्टार्ट किया और आप लोगों ने आर्कीबैक्टीरिया को भी इसमें पूरा किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लेंगे बेटा यूबैक्टीरिया। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? ओके, थैंक यू।